तो आज का अपना टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि धारा क्या चीज़ होती है। केवल धारा, धारा के बारे में सुनो आप। अगर धारा पता चल गई तो उसके बाद में विद्युत धारा को समझना बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। ठीक है, धारा किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे किसी टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब टैंक में पानी भरा हुआ है, अपन यहाँ पर एक हल्का सा क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। ठीक है, इस छेद में से क्या करेगा, पानी निकलेगा। तो वो धारा किसकी धारा है, पानी की धारा। किसकी धारा हो जाएगी, पानी की धारा। ठीक है, अब इसी धारा के आगे मैं नाम जोड़ देता हूं विद्युत। विद्युत नाम जुड़ते ही क्या आ गया, आवेश आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, अब विद्युत धारा जोड़ा है, विद्युत चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब क्या प्रवाहित होगा, पानी की जगह इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। पानी की जगह क्या प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अपन सीधी सी इसकी डेफिनेशन देते हैं धारा की कि यदि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है, तो आवेशों के इस प्रवाह को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा। पानी में अपन ने क्या देखा कि क्या प्रवाह हो रहा है, पानी। ठीक है, आवेश में अपन, धारा में अपन क्या देख रहे हैं, विद्युत धारा में अपन क्या देख रहे हैं, क्या प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश। ठीक है, तो ये किसकी धारा होगी, विद्युत धारा। ये किसकी धारा होगी, पानी की धारा। मतलब धारा किसी की भी हो सकती है, कॉमन बात है। आप ये समझो कि धारा किसी की भी हो सकती है, लेकिन वो होनी क्या चाहिए, कंटिन्यूटी फ्लो होनी चाहिए। मतलब एक समान रूप से प्रवाहित होनी चाहिए, बीच में रुकनी नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ रुक गई तो वो धारा नहीं बनेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, अपन आवेश का प्रवाह अपन ने बीच में रोक दिया। जैसे अपन देखते हैं घरों में, अगर अपने को पंखा चालू करना है तो स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, अगर पंखा बंद करना है तो स्विच ऑफ कर देते हैं। तो उसमें से धारा क्या होगी, बंद होगी। तो उसको अपन धारा नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो धारा के लिए कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है, निरंतरता। अगर कहीं धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब किसी भी चीज में क्या है, कंटिन्यूटी है, निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, तो धारा प्रवाहित होने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो स्रोत, जिससे कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, एनर्जी तो देनी पड़ेगी आगे प्रवाहित करने के लिए। तो एक तो चाहिए अपने को स्रोत, जिससे अपन आवेश को क्या कर सकें, प्रवाहित कर सकें। दूसरा अपने को चाहिए कंटिन्यूटी। क्या चाहिए, कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता। तो इन दोनों चीज़ों की अपने को क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसकी सही से डेफिनेशन क्या होगी नॉर्मली, कि यदि कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो आवेशों के इस प्रवाह को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। I इज इक्वल टू Q/T। सीधी सी डेफिनेशन, या एक लाइन में अपन इसकी डेफिनेशन लेवे तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर। अब धारा कैसे प्रवाहित होती है, इसको यहीं पर एक बार रुको कि ये तो सूत्र हो गया I इज इक्वल टू Q/T। इसको प्रवाहित कैसे करते हैं, धारा कैसे प्रवाहित होती है, इसका अपन ने एग्जाम्पल देखा है। कन्वे बेल्ट का आपने नाम सुना होगा। या तो कन्वे बेल्ट ले लो, या अपन कहते हैं कि किसी भी बड़े मॉल में सीढ़ियाँ लगी हुई रहती है जो ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ती है नीचे आ जाती है, वो जैसे ये कन्वे बेल्ट है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स आते हैं ऐसे। अब यहाँ पर कोई भी कण उपस्थित होंगे तो कन्वे बेल्ट क्या करेगा, ऐसे चलता रहेगा फ्लो में। ये यहाँ गिरते रहेंगे और ये आगे क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस चीज़ में देखो आप, एक तो क्या है, ये स्रोत है जो इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। मैंने पहले ही बताया आपको, क्या चाहिए, स्रोत चाहिए। तो स्रोत ये आ गया जो इसको क्या कर रहा है, कंटिन्यू घुमा रहा है। इसको क्या कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है, जिससे ये कन्वे बेल्ट क्या कर रहा है, चल रहा है। एक इसको अपन क्या चाहिए, कंटिन्यूटी। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये तोड़ दिया जाए, इसको अपन क्या करते हैं, तोड़ दे, तो यहाँ से ये फ्लो होना चलेगा क्या, नहीं चलेगा, यहीं रुक जाएगा। उसी प्रकार सर्किट में होता है, जैसे अपने घरों में होता है, स्विच को बंद कर दो, धारा प्रवाहित नहीं होगी, स्विच चालू कर दो, धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। तो दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो किसकी, स्रोत की, और एक अपने को क्या जरूरत पड़ेगी,
निरंतरता, कंटिन्यूटी, के प्रवाहित कैसे होने चाहिए, लगातार प्रवाहित होने चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो मेन दो स्रोत चाहिए इसको, मेन दो कारण जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है। बाकी अब अपने को कह रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अभी 10 ही पार्टिकल्स मिल रहे हैं, मेरे को 20 चाहिए, तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, एक कैपेसिटर जोड़ दो। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या जोड़ दो, कैपेसिटर जोड़ दो। यहाँ के इसको कभी बंद करना है, कभी चालू करना है, तो यहाँ क्या कर दो, एक स्रोत जोड़ दो, स्विच जोड़ दो, जिससे अपने को जरूरत पड़े तब चालू कर ले, जरूरत पड़े तब क्या कर दें, बंद कर दें। ठीक है, ये सब मिलकर एक क्या बनाते हैं, परिपथ। किसका निर्माण करते हैं, विद्युत परिपथ का। तो अब मैं एक शब्द में कहूँ कि धारा किस में प्रवाहित होगी, धारा किस में प्रवाहित होगी, विद्युत परिपथ। परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद, क्लोज। परिपथ की भी दो स्थितियां होती है, एक तो ओपन सर्किट खुला परिपथ और एक क्लोज सर्किट। ठीक है, अगर ओपन सर्किट है, ध्यान से सुनना, अगर ये खुला हुआ है इसका मतलब क्या है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। मैं यहाँ से स्विच ऐसे लगा रहा हूँ, इसमें ये खुला हुआ है। ठीक है, अब ये खुला हुआ है तो यहाँ से कनेक्शन टूट गया, तो कनेक्शन टूट गया तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, तो ओपन सर्किट में कभी भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा प्रवाहित कब होगी, जब सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, सर्किट की दो स्थितियां होती है, या तो खुला परिपथ या बंद परिपथ। ठीक है, तो सीधी सी बात आती है कि धारा प्रवाहित होने के लिए अपने को क्या चाहिए, विद्युत परिपथ। और धारा की डेफिनेशन क्या बनेगी, यदि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं तो आवेशों का यह प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। ठीक है, इसे I द्वारा डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ पर क्या है, आवेश, समय, टी यहाँ पर क्या है, समय, कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। एक आवेश का अपन सिंपली बता देता हूँ कि आवेश क्या होता है। आवेश को क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक कूलम। ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। ठीक है, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका कूलम, और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम। इसमें संबंध होता है एक कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। यह इसका एक और मात्रक होता है फ्रैंकलिन, जिसे भी आवेश का सीजीएस मात्रक कहा जाता है, किसे, फ्रैंकलिन को। ठीक है, वैसे आवेश का अगर सबसे बड़ा मात्रक देखा जाए, सबसे बड़ा मात्रक तो होता है फेरेड। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेरेड। एक होता है फेराडे, ध्यान देना, एक होता है फेराडे, एक होता है फेरेड। फेराडे धारिता का मात्रक होता है, किसका, धारिता का। फेरेड किसका मात्रक होगा, आवेश का, सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, तो सबसे बड़ा मात्रक है तो इसका मान होता है 1 फेरेड इज इक्वल टू 96,500 कूलम, सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, 1 फेरेड इक्वल टू 96,500 कूलम। या सीजीएस और एमकेएस में इसका ऐसा ही में संबंध देखें तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, आई, सूत्र क्या आ गया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका मात्रक लेते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक। वैसे देखा जाए तो सूत्र के हिसाब से चले कूलम बटा सेकंड। ठीक है, जिसे अपन कहेंगे एम्पियर। ठीक है, कूलम बटा सेकंड, या इसको क्या कह दो, एम्पियर। ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक, अब एम्पियर,
या बायट भी होता है। ध्यान देना, इसका एसआई मात्रक तो होता है एम्पियर, ठीक है, और धारा का सीजीएस मात्रक है जिसे ईएमयू मात्रक भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक बात सुनो, जब धारा प्रवाहित, जब आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, तो वो ऊष्मा भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। ये जो अपने बिजली से जो भी चीज़ चल रही है वो कौन क्रिएट करता है? आवेश, धारा। वो सारे जो ऑपरेट काम होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? विद्युत धारा के द्वारा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो इस हिसाब से इसका मात्रक बनता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या विद्युत चुंबकीय मात्रक। ये सीजीएस मात्रक ही इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक कहलाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बायट। बायट को बीआई द्वारा प्रदर्शित करते हैं और अब एम्पियर को एबी, एम्पियर लिखा जाता है, ठीक है। मात्रक की एक विमा हो जाती है, इसकी विमा क्या हो जाएगी? धारा एक मूल भौतिक राशि है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? A1, ठीक है। जब मूल भौतिक राशि है तो विमा क्या है? A1, ठीक है। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन लेते हैं अपन। 1 एम्पियर की डेफिनेशन जब मात्रक काम में लेते हैं तो यहाँ पर जो मात्रक होंगे उन्हीं को यूज करो। जब मात्रक की डेफिनेशन बना रहे हैं तो यहाँ जो मात्रक है उसी को यूज करो। जैसे अपन ने अभी धारा की डेफिनेशन के लिए क्या कहा था कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं तो आवेशों की प्रवाह क्या कहलाती है? धारा। अब अपने को बनानी है मात्रक की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर 1 कूलम बटा 1 सेकंड। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है, ध्यान से सुनना, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है, ठीक है। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। डेफिनेशन क्लियर है? यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करेंगे तो परिपथ की धारा 1 एम्पियर के बराबर होगी। ये 1 एम्पियर की क्या हो जाती है अपने पास? डेफिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं धारा की एक नाम आता है ताक्षणिक धारा। ताक्षणिक धारा किसे कहते हैं? ताक्षणिक का नाम आते ही आप समझ जाओ कि किसी एक पर्टिकुलर क्षण की बात कर रहा है, अर्थात डेल्टी 0 की ओर अग्रसित है, ठीक है। डेल्टी किसकी ओर अग्रसित है? 0 की ओर। ताक्षणिक धारा किसी भी परिपथ में एक क्षण में प्रवाहित होने वाली धारा, एक क्षण में प्रवाहित होने वाली धारा को अपन क्या कहते हैं? ताक्षणिक धारा। अर्थात क्षण, इसका मतलब डेल्टी किसकी ओर अग्रसित है? 0 की ओर, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या कुल धारा अपन लेवे तो कुल आवेश डी क्यू अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब समय 0 की ओर अग्रसित है तो इसकी लिमिट ले लो, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डी क्यू अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल टी, या इसे अपन लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। ये डी क्यू अपॉन डी टी जो धारा है वो धारा कौन सी धारा है? ताक्षणिक धारा। किसी भी परिपथ में एक क्षण में प्रवाहित होने वाली धारा ताक्षणिक धारा कहलाती है। डी क्यू एक क्षण पर आवेश है, डेल टी कुल समय का क्या है? समय, मतलब कुल समय का अल्पांश समय है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो कुल धारा के लिए अपन क्या करते हैं? जोड़ दो। I इज इक्वल टू T1 से T2 तक प्रवाहित होने वाली धारा डी क्यू अपॉन डी टी,
ठीक है। अगर किसी आपसे पूछ लिया जाए कि परिपथ में कुल आवेश कितना है, आपसे पूछ लिया जाए कि परिपथ में कुल आवेश की मात्रा कितनी है, तो dq इज इक्वल टू T1 से T2 I dt। ये किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली क्या है, किसी भी परिपथ में उपस्थित कुल आवेश। dq इज इक्वल टू समाकलन T1 से T2 I dt। ठीक है, ये सर्किट बंद रहता है, इसीलिए अपन इसको क्या कर देते हैं, क्लोज। बंद, अगर कोई चीज़ बंद परिपथ के लिए लागू होता है तो समाकलन के यह निशान लग जाता है। ये किसको प्रदर्शित करता है कि जो परिपथ है वो कैसे है, क्लोज है। अब जब क्लोज परिपथ है तो उसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये आगे ताक्षणिक धारा। ठीक है, अब देखो धारा की दिशा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज धारा की दिशा। धारा एक सदिश राशि है या अदिश। अपने को सदिश अदिश के बारे में पता है कि जिसकी दिशा होती है, दिशा, परिमाण और जो सदिशों के नियम का पालना करता है उसे सदिश राशियां कहते हैं। जो जिसकी दिशा नहीं होती, केवल मात्रक और परिमाण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अदिश, और ये सदिशों के नियम की पालना नहीं करता है। ठीक है, तो धारा की दिशा है, जैसे अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो धारा प्रवाहित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, ठीक है, तो धारा प्रवाहित होगी। अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो इसमें दिशा है, दिशा है कि नहीं। फिर भी धारा एक क्या है, अदिश राशि। धारा क्या है, अदिश राशि। क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है कि धारा अदिश राशि क्यों है। इसके दो कारण हैं, इसके दो कारण है। जैसे एक सिंपल सा पहला देखो, जैसे एक परिपथ में से, एक तार में से 1 एम्पीयर की धारा आ रही है, इसी तार में से 2 एम्पीयर की धारा आ रही है, तो यहाँ जो धारा आएगी वो कितनी होगी, 1 + 2 = 3 एम्पीयर, और इसके मध्य जो कोण बन रहा है वो थीटा है। इसके मध्य कोण कौन सा है, थीटा है। इसी प्रकार यहाँ से 1 एम्पीयर की धारा आ रही है और यहाँ से 2 एम्पीयर की, तो इधर जो धारा जाएगी 1 + 2 = 3 एम्पीयर। इसमें भी धारा 3 एम्पीयर ही मिल रही है, इसमें भी धारा 3 एम्पीयर ही मिल रही है, जबकि इसका थीटा अलग है और इसका थीटा अलग है। फिर भी यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है वो समान है। जबकि अपन कहते हैं कि यदि जो सदिश राशियां हैं वो उनके दोनों के मध्य बनने वाले कोण पर डिपेंड करती है। अगर दो सदिश राशियों के मध्य कोण बनता है, उस कोण पर क्या करती है, सदिश राशियां निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पर अपन को पता चल रहा है कि ये कोण पर निर्भर ही नहीं कर रही है। क्या, इसी कारण धारा एक क्या है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ये सदिश के नियम की पालना नहीं कर रही है। क्लियर है, पहली बात क्लियर है कि जो धारा होती है वो किसी भी दो तार के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर नहीं करती है, जबकि सदिशों में ये नियम लागू नहीं होता है। सदिश होगी तो वो उसके मध्य बनने वाले थीटा पर निर्भर करती है, जबकि धारा में ऐसा कोई भी रूल नहीं लगता है। इसीलिए धारा क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, दूसरी बात, सदिश राशियों को कभी भी आप सरल बीजगणितीय योग से सिद्ध नहीं कर सकते। सदिश राशियों को सोल्व करने के लिए अपने को मैट्रिक्स लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, मैट्रिक्स I J K, उसके मान लिखो फिर ऐसे गुणा करो। ठीक है, सदिश राशियों के लिए किसका उपयोग करता है, जो मतलब परिमाण ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स लगानी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर अपन ने देखा है कि इसको अपन ने सरल बीजगणितीय योग से सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया, सरल बीजगणितीय योग से सिद्ध कर दिया, जबकि सदिशों में तो ये लागू ही नहीं होता है। सदिश को आप सरल बीजगणितीय योग से सिद्ध कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसी आधार पर अपन कहते हैं कि धारा एक क्या है, अदिश राशि।
पहला रीजन क्या हो गया कि धारा कभी भी दो तारों के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर नहीं करती है, एवं दूसरा रीजन है कि धारा को सरल बीजगणितीय योग से सिद्ध किया जा सकता है। अतः धारा कभी भी सदिशों के नियम की पालना नहीं करती है, इसी कारण धारा एक क्या है, अदिश राशि है। जबकि इसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। इसमें भी ध्यान देना, धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं ऋण से धन की ओर। इलेक्ट्रॉन किससे प्रवाहित होंगे, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। इसका मतलब धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। क्लियर है बात, ठीक है। एक बात और सुनो कि सभी गतिशील इलेक्ट्रॉन, अब तक बात करी है धारा की परिभाषा कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो धारा प्रवाहित होती है। आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो धारा प्रवाहित होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सभी स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। सभी स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। जैसे अब आप कह रहे हो धारा की डेफिनेशन में तो आपने कह दिया कि यदि आवेश स्थानांतरित हो रहा है अर्थात इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन मैं इसके साथ में एक और बात कह रहा हूं कि सभी स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। देखो ये कोई चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, मुक्त अवस्था में उपस्थित रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहा जाता है, जिन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है, अर्थात वो अपनी स्वेच्छा से इधर उधर क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, मतलब अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर आएगा, किधर भी जा सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का तो प्रवाह हो रहा है, फिर भी इसमें क्या प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। क्यों, देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेते हैं अपन एरिया, इतना सा एरिया ले लेता हूँ मैं। इस एरिया में मैं बात ध्यान से सुनना, इस एरिया के लिए मैं कंसिडर करता हूँ कि मैंने 1 सेकंड में देखा कि बाएं से दाएं जाने वाले और दाएं से बाएं जाने वाले, इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एक समान होती है। मतलब बाएं से दाएं जाने वाले इलेक्ट्रॉन तथा दाएं से बाएं जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। मतलब 5 इस इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो 5 ही इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, इस तरफ। तो इसका नेट आवेश क्या हो जाएगा, 5 - 5 0। जब कुल आवेश 0 है, कुल आवेश 0 है तो उसमें प्रवाहित धारा भी क्या हो जाएगी, 0। बात समझ गए कि दोनों ओर से इलेक्ट्रॉनों की समान मात्रा प्रवाहित होती है। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, जिसके कारण उसका नेट आवेश क्या हो जाएगा, 0। इसमें नेट आवेश क्या हो जाएगा, 0। तो इस जगह पर किसी भी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात हर गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित नहीं कर सकता। कब करेगा, जब वो किस में होना चाहिए, सर्किट में होना चाहिए, अर्थात उसके पास क्या होना चाहिए, इसको धकेलने के लिए एक स्रोत होना चाहिए। क्या बात करी थी शुरू में, क्या होना चाहिए, एक स्रोत होना चाहिए जो इसको क्या कर सके, आगे की ओर प्रवाहित कर सके। ठीक है, हर एक जो इलेक्ट्रॉन गति स्थानांतरित होता है वो जरूरी नहीं है कि धारा प्रवाहित करे। ठीक है, दूसरी बात, जब इस चालक पदार्थ को किसी परिपथ से संयोजित किया जाता है, जब किसी चालक पदार्थ को परिपथ से संयोजित किया जाता है तो उस स्थिति में चालक पदार्थ विद्युत का उदासीन रहता है। बात ध्यान रखना,
पहली बात तो मैंने ये बताई थी कि चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, लेकिन उसका नेट आवेश शून्य होता है, तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि यदि किसी चालक पदार्थ को या किसी परिपथ को अपन परिपथ के साथ चालक पदार्थ को संयोजित करते हैं, तो उसमें से अगर धारा प्रवाहित होती है तो उस स्थिति में वो चालक पदार्थ विद्युत का क्या होता है, उदासीन रहता है। उस कंडीशन में जब धारा प्रवाहित हो रही है, उस कंडीशन में वो विद्युत का क्या रहता है, उदासीन रहता है। क्लियर है दोनों बात? पहली बात तो एक मतलब गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित नहीं करता, और दूसरी जब किसी चालक पदार्थ को आप बैटरी से संयोजित करोगे तो उस स्थिति में चालक विद्युत का उदासीन रहता है। ठीक है, अब दूसरी बात लेते हैं। देखो, अपने घरों में देखा होगा आपने कि जो तार होता है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे तार होते हैं, कभी आपने देखे होंगे। ये एक चीज़ ऐसी है जो अपने फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो अपने चारों तरफ घूमती है, ध्यान में रखना। तार को देखा होगा, तार में बहुत सारे छोटे छोटे तार होते हैं। अब आप खोलते हो तो उसमें छोटे छोटे तार निकलते हैं। क्यों होता है? देखो, कभी भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी चालक तार के सतह से प्रवाहित होता है। जो तार होता है, अपन कह सकते हैं तार की सतह से प्रवाहित होता है। ये सतह है, यहाँ से प्रवाहित होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो वो कहाँ से प्रवाहित होना चाहेगा, वो सतह से प्रवाहित होएगा। या अपन वैसा कह सकते हैं कि सतह पर उसकी स्थितिज ऊर्जा वैसे कम होती है, इसीलिए वो सतह पर जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर ये रूल भी लगा दो कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पर क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है, तो उसको दूर भेजेगा। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही दूर जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन सतह से होकर प्रवाहित होता है। इसे धारा का त्वैच्छिक प्रभाव कहते हैं अपन। इसे धारा का त्वैच्छिक मतलब त्वचा जो होती है उस हिसाब से इसका नाम पड़ा है कि इसे अपन धारा का क्या कहते हैं, त्वैच्छिक प्रभाव। ठीक है, अब एरिया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप तार बड़ा ले लो, इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रवाहित होंगे, या आप तार छोटा ले लो, इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रवाहित होंगे। इसीलिए उसमें बहुत सारे छोटे छोटे तार होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब जो धारा होती है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। जैसे ये कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया में से I1 धारा जा रही है, इसमें से I2 जा रही है, इसमें से I3 जा रही है, तो I1 = I2 = I3। तीनों में धारा क्या होगी, एक समान होगी। अर्थात धारा किसी भी तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर है? एक छोटी सी बात रह गई थी कि एमकेएस से धारा का मात्रक कहता है एम्पियर, और इसका सीजीएस मात्रक लिया था अपन ने वाट, जिसे BI द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक संबंध होता है कि 1 एम्पियर = 1/10 वाट। ये चीज़ ध्यान में रखना। 1 एम्पियर 1/10 वाट, ये ऐसे अब एम्पियर भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। अब एम्पियर को मैंने बताया था AB एम्पियर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या तो आप वाट ले लो या क्या ले लो, अब एम्पियर। ठीक है, बाकी कल